हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जाना था स्कोप के बारे में। स्कोप क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर, किसी भी प्रोसीजर के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर, किसी आपका नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर किए हुए क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स को किसी दूसरी क्लास में किस प्रकार यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम स्कोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी किसी भी एलिमेंट के स्कोप के बारे में कि कोई भी एलिमेंट यानी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, उसे हम अन्य क्लास में या एक क्लास से दूसरी क्लास में, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में किस प्रकार से यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए हम स्कोप का यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्कोप में और थोड़ा एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि हमारे किसी भी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल किस प्रकार से हम उसे दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सेसिबिलिटी पॉइंट यूज किए गए हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन अ प्रोसीजर गिव्स इट प्रोसीजर स्कोप एंड सो ऑन। यानी कोई भी वेरिएबल यदि आपने किसी प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ हम उसी प्रोसीजर या उसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इनसाइड दीज लेवल ऑफ स्कोप यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ एन एलिमेंट व्हेन यू डिक्लेयर इट। आप किसी भी वेरिएबल का या एलिमेंट का स्कोप अपने अनुसार डिक्लेयर कर सकते हो, उसका स्कोप अपने अनुसार बना सकते हो। Here the possibility in VB.NET which we will become familiar with throughout the book, है ना। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे आपका पब्लिक, प्रोटेक्टेड फ्रेंड एंड प्राइवेट। तो 5 प्रकार के यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम VB.NET के अंदर किसी भी एलिमेंट को किस क्लास में, किस मॉड्यूल्स में, किस प्रोसीजर में, किस नेम स्पेस में किस प्रकार से यूज कर सकती हैं। यदि आपने किसी भी एलिमेंट को डिक्लेयर करते समय पब्लिक का यूज किया है, यानी आपने अपनी क्लास में पब्लिक स्टेटमेंट का यूज किया है, यहाँ पे आपने किसी एलिमेंट को पब्लिक स्टेटमेंट की सहायता से डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब होता है कि उसे आप कंप्लीट प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेसिबल बना सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। इसमें आप एक पब्लिक एलिमेंट को मॉड्यूल्स में, नेम स्पेस में, फाइल में, प्रोसीजर में, क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हो। दूसरा, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये आपने देखा हुआ C++ में जब हम इन आइटम्स की बात करते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में हम किसी प्रोटेक्टेड एलिमेंट को तभी यूज कर सकते हैं जब सेकंड क्लास पहली क्लास से इनहेरिट होती है। The protected statement declares elements to be accessible only from within the same class, है ना। एक जैसी क्लास होंगी या एक दूसरे से इनहेरिट क्लास होंगी, उनके मध्य हम जिन एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्ट का यूज करते हैं। You can use protected only that class label and only when declaring a member of a class. फ्रेंड भी आपने देखा हुआ C++ में, तो फ्रेंड स्टेटमेंट डिक्लेयर एलिमेंट्स टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द सेम प्रोजेक्ट, यानी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे तो उन सभी में आप उस एलिमेंट को यूज कर सकते हो जिसे आपने फ्रेंड स्टेटमेंट के माध्यम से डिक्लेयर किया होता है। इसके अलावा आप किसी प्रोजेक्ट के बाहर आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। You can use friend only that modules, namespace और file label. This means you declare friend element in source file और inside a module, class, structure, लेकिन इसका यूज हम प्रोसीजर में नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फ्रेंड यानी ऐसे एलिमेंट जो प्रोटेक्टेड की भी फैसिलिटी रखता है, सेम क्लास और सेम प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम फ्रेंड प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट, यानी एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके माध्यम से या इसके थ्रू
जो भी एलिमेंट हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसीजर में उसी क्लास में ही यूज किया जाता है, यानी किसी अन्य क्लास या अन्य मॉड्यूल या अन्य स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाता है। The private statement declare element to be accessible only from within the same module, same class and same structure. You can use private only at module, namespace or file level. This means you can declare a private element in a source file or inside a module. यानी आप उसको फाइल के अंदर ही, यहाँ पे उसी मॉड्यूल के अंदर या उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जाना 5 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर जो हमें किसी भी वेरिएबल या किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से उसे अपने पूरे प्रोजेक्ट में, नेम स्पेस में, मॉड्यूल्स में एक्सेसिबल बनाना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पर उन्हें इन स्टेटमेंटों के माध्यम से अपने एलिमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। Let's take a look at an example here what block scope look like in this case। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझेंगे किस प्रकार से हम किस वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेसिबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल 1। यहाँ पे मेन फंक्शन डिम इंट वैल्यू। तो यहाँ पर इंट वैल्यू इज अ वेरिएबल एंड किस टाइप का है ये, इंटीजर। एंड यहाँ पर इसको हम डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। यहाँ पे चेक किया, यदि इंट वैल्यू बराबर 1 यानी इसकी वैल्यू 1 है, देन डिम str टेक्स्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मैसेज दिया नो वरीज सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन str टेक्स्ट, यानी ये मैसेज आपका वहाँ प्रिंट हो जाएगा। कब, जब इंट वैल्यू आपकी 1 रहेगी। एंड आप प्रोग्राम से बाहर, इसके बाद सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन str txt, ये लाइन आपकी वर्क नहीं करेगी। क्यों? तो जो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ऑलवेज ट्रू। यदि यहाँ पे इंट वैल्यू हम यूजर डिफाइन बनाते तो हो सकता है कि हम उसमें अलग अलग वैल्यू के हिसाब से इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करा सकते थे। एंड यहाँ पे हियर अनदर एग्जांपल, यहाँ पे और एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पे हमने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, एक आपका मॉड्यूल 1, एक आपका मॉड्यूल 2। यहाँ पे मेन फंक्शन सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन मॉड्यूल 2 डॉट फंक्शन 1, यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, मॉड्यूल 2 के माध्यम से फंक्शन 1 को कॉल किया है। अब फंक्शन 1 बना कहाँ पर है हमारा, मॉड्यूल 2 के अंदर। तो पब्लिक फंक्शन, अब यहाँ पे पब्लिक लिखा है हमने, क्या लिखा है यहाँ पर, पब्लिक। यदि आप यहाँ प्राइवेट लिखते तो यहाँ पे क्या आती, एरर आती, यानी आप इसको ऊपर वाले मॉड्यूल में यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे पब्लिक लिखा हमने, जिसके माध्यम से क्या हुआ, आप इस फंक्शन को आप सेम प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकती हो। डिफरेंट मॉड्यूल हो सकते हैं लेकिन प्रोजेक्ट नेम स्पेस सेम होना चाहिए। तो पब्लिक फंक्शन 1 एज अ स्ट्रिंग ओके, यहाँ पे कमेंट दिया हमने, और रिटर्न हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिस। तो मैसेज हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दैट इन दिस केस आई हैव पुट मॉड्यूल 2 इनटू अ सेम फाइल, यानी पूरी फाइल क्या है हमारी, सेम प्रोजेक्ट है एज अ मॉड्यूल 1। यू कैन आल्सो क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर मॉड्यूल 2 इफ यू प्रेफर, जस्ट सेलेक्ट प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम। यानी आप एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह पर मॉड्यूल भी बनाओगे ना, तो अभी यहाँ पर जो स्टेटमेंट काम कर जाएगा। लेकिन यदि आप अलग से प्रोजेक्ट बनाओगे कोई नया, तो फिर वहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से हम पब्लिक प्राइवेट का यूज करते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर मॉड्यूल 1 और सेम हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर क्या कमेंट का लिखा हुआ है, विल नॉट वर्क, यानी यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या बनाया है, प्राइवेट। तो प्राइवेट होने की वजह से यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी मॉड्यूल में काम करेगा, मॉड्यूल 2 के अंदर। आप इसे किसी अन्य मॉड्यूल में, किसी अन्य प्रोसीजर में, किसी अन्य क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने और भी एग्जांपल लिए पब्लिक के माध्यम से, ये भी यहाँ पर काम कर जाएगा, और यहाँ पर पब्लिक ये भी यहाँ पर काम कर जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको हम कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो हमें प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब आती है प्रिजर्विंग वेरिएबल वैल्यूज बिटवीन प्रोसीजर कॉल, यानी कोई वैल्यू हमारी एक प्रोसीजर से दूसरी प्रोसीजर में हमें कॉल करनी है तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ
यहाँ पे मॉड्यूल 1 दिया गया है, सब मेन फंक्शन दिया गया है, और डिम इंट लूप इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का। जरूरी नहीं आप इंट लूप इंडेक्स लिखो, आप सिंपल ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, है ना, कोई सिंपल वेरिएबल भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल और लिया इंट वैल्यू बराबर 0, इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे हमने। अब हमने चेक किया फॉर इंट लूप इंडेक्स 0 to 4, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इनिशियल वैल्यू से 0 हो गई, 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट के लूप चलेगा। यहाँ पर फॉर लूप कहाँ तक, 4 तक। तो इंट वैल्यू बराबर कर दिया, मैं काउंटर नाम का फंक्शन कॉल कर लिया। अब काउंटर फंक्शन है कहाँ पर, तो उसको हमने यहाँ पर नीचे डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन काउंटर क्या काम कर रहा है, जे आपके इंट काउंट वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो इंट काउंट वैल्यू है ना, वो रिटर्न होकर कहाँ पे आएगी, यहाँ पर इस काउंटर के पास, और वो काउंटर की वैल्यू कितनी चली जाएगी, इंट वैल्यू में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हमारा इंट लूप इंडेक्स क्या होगा, 0, वैल्यू अंदर आई, इंट वैल्यू काउंटर 1, यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ फंक्शन कॉल होने के बाद वैल्यू क्या हो गई, 0 थी ना पहले ऊपर इंट वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गई अब +1, ऊपर गए यहाँ पर हम यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, अगेन 2 3 4। तो इस प्रकार से हमारा लूप यहाँ पर कार्य करेगा। इसी प्रकार से यदि जो मैसेज है आपका वो लास्ट वाली वैल्यू दिखाएगा हमेशा, जैसे यहाँ पे मैसेज दिया ना इंट वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लास्ट वाला, है ना, जितनी बार लूप चलेगा उतना। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, वही सेम प्रोग्राम है, बस इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर स्टैटिक का यूज किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह किया था, डिम का यूज किया था, है ना। तो स्टैटिक में क्या होता है, सेम वैल्यू रहती है बस यहाँ पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना इनके बारे में, आप किस प्रकार से एक फंक्शन की वैल्यू को दूसरे प्रोसीजर में यूज करते हो। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शनल प्रोसीजर आर्गुमेंट, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज करना है यहाँ पर हमें, है ना। चलिए, तो अब मॉड्यूल 1 सब मेन फंक्शन बनाया, डिस्प्ले मैसेज नाम का हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन में हमने क्या किया, ऑप्शनल कर दिया वैल्यू। तो बाई वेल str एज स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक। तो यहाँ पे ऑप्शनल का यूज क्या है, तो लिखा हुआ है यू कैन मेक आर्गूमेंट ऑप्शनल, यानी आप उसके आर्गूमेंट ऑप्शनल भी बना सकते हो, यानी आपको यहाँ मैसेज में वैल्यू देने की आवश्यकता, आर्गूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी की वैल्यू को यूज कर सकते हो। यदि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फंक्शन आर्गूमेंट वाला बनाते हैं तो उसको कॉल करते समय यहाँ पर क्या भरनी पड़ती है, हमें वैल्यू भरनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, ऑप्शनल, यदि आप यहाँ वैल्यू भरते हो तो जो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन यदि आप वैल्यू नहीं देते हो तो इसमें जो वैल्यू फीड है उसको ही प्रिंट कर देता है। तो if you use the optional keyword when declaring those argument, note that if you make one argument optional, all the following argument must also be optional, and you have to specify default value for each optional argument. You specify a default value with default value and in the procedure argument list. यदि आपने यहाँ कॉल करते समय कोई वैल्यू नहीं भरी है तो वो यहाँ पर दी हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही प्रिंट करता है। लेकिन यदि आप यहाँ डिस्प्ले मैसेज को कॉल करते समय कोई मैसेज आपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दोगे, फिर वो जो ऑप्शनल मैसेज ना दिखाकर आपके द्वारा दिया हुआ मैसेज प्रिंट करेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में। अब आता है पासिंग अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट। यहाँ पे हम आर्गूमेंट के रूप में क्या पास कर रहे हैं, वेरिएबल नंबर, यानी वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है यूजुअली यू कैन नॉट कॉल अ प्रोसीजर विद मोर आर्गूमेंट देन द प्रोसीजर डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड, यानी जैसे आपने प्रोसीजर को बनाते समय उसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट भरे हैं, आप उतने ही आर्गूमेंट कॉलिंग के समय यूज कर सकते हो। यदि आपने डिक्लेरेशन के समय 3 आर्गूमेंट लिए हैं प्रोसीजर के अंदर, तो आप कॉल करते समय भी 3 आर्गूमेंट ही यूज करोगे, आप अपनी मर्जी से 4-5 आर्गूमेंट नहीं भर सकते हो। तो व्हेन यू नीड indefinite number of argument, you can declare a parameter array which allow a procedure to accept an array of value for an argument। यदि आप मोर देन वैल्यू लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप array का यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, मॉड्यूल 1 सब मेन फंक्शन, डिस्प्ले मैसेज, फर्स्ट मैसेज हाय, सेकंड मैसेज हेलो देयर, एंड यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया एक एरे टाइप का टेक्स्ट एरे, है ना, एज स्ट्रिंग। अब इसको कितनी वैल्यू ले ली हमने, हेलो फ्रॉम विजुअल अंडरस्कोर और बेसिक, इतनी सारी वैल्यू दे दी।
यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज, थर्ड मैसेज, हमने टेक्स्ट एरे को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब रिज्यूम नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर इसको यूज करते हैं, है ना। चल देखते हैं यहाँ पर। तो डिस्प्ले मैसेज बाइबल टाइटल एज ए स्ट्रिंग, बाइबल परम यानी पैरामीटर, है ना। एरे मैसेज टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने डेप इंट वैल्यू इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया एज ए इंटीजर, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन टाइटल। यहाँ पर हमने टाइटल लिखा कोई भी, यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया 0 से लेकर अनबाउंड मैसेज टेस्ट, यानी जब तक हमारे पास मैसेज अवेलेबल है तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ मैसेज प्रिंट किया, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज टेक्स्ट इंट लूप इंडेक्स। तो इंट लूप इंडेक्स यहाँ पर कॉल हो रहा है यहाँ पर, और कहाँ तक चलेगा, अनबाउंड तक, यानी जब तक हमारे पास एरे में मैसेज अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला मैसेज क्या आएगा, फर्स्ट मैसेज आएगा हमारे यहाँ पर हाय, हमने यहाँ पे प्रिंट किया ना फर्स्ट मैसेज प्रोग्राम। तो मैसेज 1 इंट लूप इंडेक्स, तो पहला मैसेज हाय। दूसरा मैसेज क्या आएगा, हेलो और देयर जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और तीसरा मैसेज क्या आएगा, हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और चौथा मैसेज क्या आएगा यहाँ पर, टेक्स्ट एरे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक, तो चारों पांचों मैसेज यहाँ पर क्या हो गए, कॉल हो गए। तो यहाँ पर हमने जाना प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर में आर्गूमेंट्स के बारे में, और प्रोसीजर में ऑप्शनल आर्गूमेंट के बारे में। यदि कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जब में ज़रूर लिखिए, है ना। धन्यवाद।